Assalamu alaikum. I'm Dr. Samia Jamil. Today we will talk about the pulmonary function test in pulmonary physiology. So let's start. सबसे पहले हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखते क्यों है, वो हम डिस्निया को रूल आउट करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं डिस्निया के कॉजेज क्या हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट ओपीडी में डिस्निया के साथ आता है, डिस्निया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो हम पहले देखेंगे कि उसका कोई कार्डियक कॉज तो नहीं है, ये रूल आउट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कोई एनीमिक कॉज तो नहीं आ रहा, ये देखेंगे। और लास्ट पे हम पल्मोनरी, जो हमारा आज बेसिकली टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि उसे कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमने डिस्निया देखना है, तो उसमें हमारे पास दो टाइप की लंग डिजीज होती हैं। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस और एक होती है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। पहले हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव कैसे होती हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव कैसे होती हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, कांट गेट एयर आउट ऑफ द लंग्स। ऑब्स्ट्रक्टिव का ओ और आउट का ओ दोनों स्टार्ट में आ रहे हैं, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव में हमेशा एयर को आउट होने में मसला हो रहा होता है। रेस्ट्रिक्टिव जो है, इसमें हम कहते हैं कांट गेट एयर इनटू द लंग, इसमें एयर को अंदर आने में मसला हो रहा होता है। इसे मैं इस तरह से याद रखने का कह सकती हूँ आपको, निमोनिक वाइज, मतलब आप इजीली याद रख सकते हैं कि इसमें दो आई आते हैं रेस्ट्रिक्टिव में। तो मतलब दो आई से इनटू द लंग्स, ये हमारे पास एयर को इनटू द लंग्स नहीं आने देता। इसमें एयर बाहर नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाती है। दोनों का एंड रिजल्ट सेम है कि इसमें भी प्योर ऑक्सीजनेशन हो जाती है, इसमें भी प्योर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। हमारे पास जो है अब है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब इसका बेसिकली वो बताता है कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती किस तरह से है। अब कहता है बेसिकली जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है ना, तो कॉज हमेशा ब्रोंकाई होता है, प्रॉब्लम इन ब्रोंकाई होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एल्वियुलर ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर मैंने ये एक ब्रोंकस बनाया है, ठीक है। अब हमेशा कहता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज है ना, उसमें प्रॉब्लम ब्रोंकाई में होगी, जिसकी वजह से एयर अंदर तो आ जाएगी लेकिन उसे बाहर जाते हुए मसला होगा। मैंने पहले भी बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन का ओ और ये वाला ओ हम दोनों रिलेट कर सकते हैं, आउट का ओ। तो एयर इसमें आउटसाइड नहीं मूव कर पाती क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है इन ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई इज नैरो एंड एयर कांट मूव आउट। इन दोनों के ओ को हम रिलेट कर सकते हैं और ये याद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। अब रिस्ट्रिक्शन मीन वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो गई है। इसे हमने बताया था कि इनटू द लंग दो आए हैं, इसमें एक इसमें ये आया है, एक इसमें ये आया है, तो एयर जो है वो इनसाइड मूव नहीं कर रही है। अब इसका काज बेसिकली ब्रोंकाई में नहीं, एल्वियोलाई में होता है। अब कहता है कि एल्वियोलाई इन्फ्लेट पार्शली और नॉट, प्रॉब्लम इज मूविंग एयर इनटू द लंग्स। अब क्या होता है कि जो हमारे पास एयर जो है वो तो बाहर से आरामी से आ रही होती है, लेकिन ये जो एल्वियोलाई है ये प्रॉपरली इन्फ्लेट ही नहीं करता और बाहर से एयर को अंदर ही नहीं आने देता, जिसकी वजह से एंड पे वहां पे क्या होता है, हमारे पास पुअर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। इसका दरम्यान में कोई ऑब्स्ट्रक्शन का मसला नहीं होता, एयर अंदर इजीली आ जाती है, लेकिन वो हमारे पास इन्फ्लेट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एयर अंदर आती नहीं है, तो जिसकी वजह से पुअर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें थी। इसमें ब्रोंकाई का मसला होता है, इसमें एल्वोलाई का मसला होता है, इसमें एयर आउट करते हुए मसला करती है, इसमें एयर अंदर आने में मसला करती है। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते क्यों है, ये डिटरमाइन करते हैं फ्लो एंड द वॉल्यूम इन द लंग्स, कि कितनी एयर अंदर आ रही है, उसका फ्लो कैसे है, फ्लो रेट लेमिनार आ रही है या टर्बुलेंट फ्लो है। इसके अलावा हेल्प टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिस्निया को देखने में यूज होता है। सिवेरिटी डिजीज की कितनी ज्यादा है वो देखने के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यूज करते हैं। प्रोग्रेशन क्या जा रहा है डिजीज का वो देखने के लिए। इसके अलावा इसके थ्रू हम डिजीजेस जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम मॉनिटर करते हैं, एक सीओपीडी है और दूसरी है हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फिर हमारे पास पीएफटीज मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसे देखने के लिए हम स्पायरोमीट्री यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये एक मशीन है हमारे पास, इसमें पेशेंट पहले फुली इनहेल करता है, उसके बाद ये जो पाइप कह लें या इसे माउथ अटैचर कह लें, इसमें फुली एक्सहेल करता है एयर को। और जब ये एक्सहेल करता है तो वहां पे हमारे पास एक ग्राफ शो होता है जो हमें बताता है कि एयर किस तरह से एक्सहेल हो रही है, मतलब कितने टाइम में कितनी एयर निकल रही है। ये हम देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, और इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ द एयर मेजर ओवर टाइम, वॉल्यूम देखते हैं एयर का कि कितने टाइम में कितना एयर का वॉल्यूम जो है वो एक्सेल हो रहा है हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें हमारे पास इस तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है और इस यहाँ पे हमें दिया गया वॉल्यूम। ये हमें अब वॉल्यूम बता रहा है कि कितने मिनट में कितना वॉल्यूम एक्सेल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने इनहेल किया और वो एक्सेल करना स्टार्ट करता है ना, तो FeV1 वो वैल्यू है जो वो फर्स्ट सेकंड में
एयर की जितने वॉल्यूम वो एक्सेल कर देता है उसे हम कहते हैं ये FeV1 है। और टोटल कैपेसिटी FVC वो जितने टाइम में एक्सेल करता है वो हमारे पास यहाँ पे आता है टोटल टाइम, तकरीबन 4 से 5 सेकंड लगते हैं। अब इसकी जो हमारे पास FeV1 की नॉर्मल वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो 4 लीटर होती है, और FeVC की जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम इन दोनों की रेशियो निकालें, FeV1 वो वॉल्यूम है एयर का जो वो फर्स्ट सेकंड में एक्सेल कर रहा है, ये आ गया हमारे पास। और FeVC है वो वॉल्यूम है जो टोटल वो एक्सेल कर सकता है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ये फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड है, और ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम जितना वो एक्सेल कर सकता है। अगर हम इन दोनों की रेशियो देखें तो वो 0.8 के इक्वल होती है। और ये हमारे पास बाद में इनिशियली ग्रेडियंट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट देता है, इसकी भी आगे हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से FeV1 और FeC ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में चेंज होती हैं। अब पहले हमारे पास नॉर्मल लंग है, ये हमने पहले भी देखा कि जो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो पहले 1 सेकंड में एक्सेल हो जाता है। उसके बाद जो 4 लीटर से 5 लीटर तक का ड्यूरेशन है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, मतलब जो टोटल बाहर एक्सेल होता है वो थोड़ा सा टाइम मोड़ लेता है और वो एक्सेल हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं, एक है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और एक है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक निमोनिक टाइप चीज बताऊंगी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव का पहला रेस्ट याद करना है। रेस्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई ग्राफ वो देगा तो अगर जो नॉर्मल लंग का ग्राफ शो हो रहा है उसके साथ जिसकी शेप बिल्कुल सिमिलर होगी या मिलती भी होगी वो हमेशा रिस्ट्रिक्टिव डिजीज का ग्राफ होगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव का थोड़ा डिफरेंट होगा। मतलब ये देखें कि ये वाला ग्राफ नॉर्मल लंग का ना, तो रिस्ट्रिक्टिव का ग्राफ सेम उसी तरह बना है, बस ये है कि थोड़ा नीचे है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में ग्राफ बिल्कुल चेंज हो गया है। एक चीज तो ये है इसमें याद रखने वाली। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जो FeV1 है यानी फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, वो हम देखें तो वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के लिए भी कम हो गया है। लेकिन अगर हम रिलेटिवली देखें तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के लिए FeV1 बहुत कम हो गया है, मतलब वो बहुत नीचे जाके स्टैंड कर रहा है। और अगर हम देखें फोर्स वाइटल कैपेसिटी इसकी यहाँ से यहाँ चली गई है रिस्ट्रिक्टिव की, और ऑब्स्ट्रक्टिव की थोड़ी सी नीचे है। मतलब रिलेटिवली हम इन दोनों को लेते हैं कि रिलेटिवली फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो चेंज आती है ना ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, ये तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन FeV1 जो है ये ज्यादा फॉल कर जाता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इन कंपैरिजन विद द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। मतलब इसमें हमारे पास थोड़ा डिफरेंस आया है FeV1 में विद नॉर्मल लंग, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। और इन्हें तकरीबन हम सेम रेशो में ही काउंट करते हैं कि तकरीबन इक्वल ही डिक्रीज करता है। फिर हम आगे फर्दर देखते हैं। अब कहते हैं FeV1 एंड FVC फॉल इन बोथ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। अब हमने देखा कि FeV1 भी दोनों में कम हो रहा है और FVC भी दोनों में कम हो रहा है, लेकिन कहता है FVC फॉल रिलेटिवली इक्वल। अब हम इसमें देखते हैं कि FVC दोनों में फॉल कर रहा है लेकिन रिलेटिवली इक्वल पॉइंट पे आके फॉल कर रहा है। लेकिन FeV1 फॉल्स मोर इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। अब इसमें देखते हैं FeV1 जो है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में ज्यादा ही कम हो जाता है इन कंपैरिजन विद द रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। आगे हम फर्दर इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। कहता है FeV1 एंड FVC फॉल इन द बोथ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस, लेकिन FVC फॉल्स रिलेटिवली इक्वल। मतलब FVC जो है दोनों में तकरीबन हम 1 पॉइंट अगर इसे काउंट करें तो 1.1 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन FeV1 फॉल मोर इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में जो FeV1 है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड वो 2 पॉइंट फॉल कर जाता है, और इसमें ये 1 पॉइंट ही फॉल करता है। फिर हम जब इनकी रेशो निकालते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में, तो अगर हम ऊपर इसे ज्यादा कम को रखें और नीचे इसे रखें तो FeV1/FVC रेशो जो है वो कम हो जाती है 0.8 से या 80% से कम हो जाती है। लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में ओवरऑल रेशो देखें तो इनकी रेशो या तो नॉर्मल ही रहती है जितनी होती है, या वो इंक्रीज कर जाती है मोर देन 80%। फिर हमारे पास अगेन ये स्पायरोमीट्री का ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी में लंग की डिस्कस किया है। ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में हमारे पास ग्राफ शो होता है, ये होता है। ये हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। अगर आप फोर्सफुली इंस्पायर करो तो जो वॉल्यूम इंस्पायर होता है उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर करो तो जो वॉल्यूम एक्सपायर होता है उसे कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर जो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है ये हमेशा सेम रहता है, ये अगर जीरो हो जाए तो लंग कोलैप्स कर जाते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम्स होते हैं। फिर होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये सम होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का और रेजिडुअल वॉल्यूम का।
कैपेसिटीज हमेशा सम होती हैं वॉल्यूम्स का, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इन दोनों का सम होती है। और जो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होती है। फिर आती है हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी, ये ओवरऑल वॉल्यूम का सम होती है। इसमें आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सारों का सम जो होता है वो मिला के टोटल लंग कैपेसिटी बताता है। फिर इसमें बेसिकली कहता है स्पायरोमेट्री जो इनमें से चीजें मेजर कर सकती है वो है वाइटल कैपेसिटी। मतलब वाइटल कैपेसिटी हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं इन तीनों वॉल्यूम्स का सम। फिर कहता है इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम मेजर कर सकते हैं अलग से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। ये चीजें हम मेजर कर सकते हैं स्पायरोमेट्री से। लेकिन अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो तो वो वॉल्यूम है लंग का जो कभी भी वो बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगा लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हमारे पास जो है रेजिडुअल वॉल्यूम वो हम कभी भी स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। और अगर वो मेजर नहीं कर सकते तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का सम होती है। तो मतलब अगर ये हम मेजर नहीं कर सकते तो हम FRC भी मेजर नहीं कर सकते, जो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। फिर ये हमें एक और चीज बताता है, यहाँ पे फ्लो वॉल्यूम लूप बताता है। कहता है वॉल्यूम ऑफ द एयर फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग इन वन क्विक एक्सेलेशन, इसे हम कहते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। पीक पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ये हमें देता है, ये ग्राफ हमें बताता है कि फोर्सफुली एक्सेल करने पे हमारा लंग जो है क्विकली एक एक्सेलेशन में कितनी एयर जो है वो बाहर ब्लो आउट कर सकता है। ये हमारे पास एक्सपायरेशन का ग्राफ है, ये इंस्पायरेशन का ग्राफ है। ये हमारे पास नॉर्मल लंग का ग्राफ है। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन हो तो ये ग्राफ हमारे पास फॉल कर जाएगा। इसमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो जो है वो भी फॉल कर जाएगा। और जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाएगी उसका जो रेट है वो कम होता जाएगा और वो नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। फिर ये है हमारे पास फ्लो वॉल्यूम लूप। इसमें क्या कहता है कि ये अगर वही वाला ग्राफ है जो हमने पहले डिस्कस किया है, इसमें जो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो है वो फॉर एग्जांपल नॉर्मल के लिए इतना है तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के लिए वो नीचे फॉल करके है, और फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के लिए वो और नीचे फॉल करके है। अब बेसिकली इसमें एक कंसेप्ट है वो, अगेन मैं आपको एक बात पहले ये बता दूं कि रिस्ट्रिक्टिव का रेस्ट ले लें। रेस्ट का मतलब है कि इसकी शेप सेम रहेगी, जो नॉर्मल से जिसका ग्राफ मिलेगा वो हमेशा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव वाली अपनी शेप ही चेंज कर लेगी। और अब देखें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट अगर नॉर्मल का ये है तो इसमें थोड़ा फॉल आया है इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ये बहुत ज्यादा नीचे मूव करके पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है इसमें कहता है कि इनिशियली जो है यानी ये हमारे पास एक कर्व जो आती है वो इस तरह से आती है नॉर्मल की, और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव की भी इस तरह से आती है। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें हमारे पास एयर जो है वो बाहर जो ब्रोंका है उसमें प्रॉब्लम की वजह से बाहर जा नहीं रही, तो इस वजह से इसकी जो एक्सेलेशन की पावर है वो कम हो जाएगी और वो इस तरह से हमारे पास ग्राफ को शो करेगी। फिर यहाँ पे ओवरऑल बात है, इसमें कहता है फ्लो ऑफ द, इसमें है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये इंक्रीज हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव में ये डिक्रीज हो जाता है। फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ऑब्स्ट्रक्टिव में, इसमें डिक्रीज हो रही है। टोटल लंग कैपेसिटी इसमें इंक्रीज हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, लेकिन इसमें डिक्रीज हो जाती है क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव में मैंने स्टार्ट में भी बताया मसला हमारे पास एल्वेओलाई में। FEV1 इसमें 2 यूनिट ड्रॉप कर जाती है, मतलब 2 यूनिट नहीं है, मतलब ये है कि ज्यादा ड्रॉप करती है और इसमें कम ड्रॉप करती है। और FVC दोनों में इक्वल ड्रॉप करती है, जिसकी वजह से इन दोनों की रेशियो जो इसमें है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में कम हो जाती है, और जो हमारे पास इसमें या नॉर्मल रहती है या इंक्रीज कर जाती है, जिसकी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन दी। फिर लास्ट टॉपिक है आज का, वो है हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीथिंग। इसमें है एनर्जी बॉडी यूज टू मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इसे हम कहते हैं वर्क ऑफ ब्रीथिंग है। ये एनर्जी होती है वर्क टू डू, जितना बॉडी को वर्क करना पड़ता है। एनर्जी हमेशा प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, कि कितनी रेजिस्टेंस हमें एयर फ्लो में आ रही है उसके प्रोपोर्शनल हमारे पास वर्क हो रहा है बॉडी का, उसके प्रोपोर्शनल हमारे पास एनर्जी यूज हो रही है। अब ये याद रखें हमारे पास दो टाइप की रेजिस्टेंस होती है। एक होती है हमारे पास एयर फ्लो रेजिस्टेंस। एयर फ्लो रेजिस्टेंस जो होती है ना, इसमें होता है कि स्लो यू ब्रीथ लेस रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप स्लो ब्रीथ कर रहे हैं तो वहां पे एयर का लेमिनर फ्लो होगा तो आपको थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी और आपको कम वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल रैपिड ब्रीथ कर रहे हैं तो टर्बुलेंट फ्लो होगा एयर का और रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगी, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये हमारे पास एयर फ्लो रेजिस्टेंस है जो इस तरह से वर्क करती है। इसमें हम
ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज कॉजिंग इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। इसमें जैसे जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ ड्रॉ करने, उसमें हम वाई एक्सिस पे रखें कि ये हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीथिंग है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम देखेंगे वहां पे हमारे पास पर मिनट ब्रेथ कितने इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो वो थोड़ा इस तरह से आएगा कि जैसे जैसे हमारे पास जो है ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज हो रही है इस साइड पे, वैसे वैसे हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास ग्राफ शो होता है एयर फ्लो रेजिस्टेंस का इस तरह से। और अगर फॉर एग्जांपल एयर फ्लो रेजिस्टेंस किसी डिसीज में इंक्रीज हो गया तो ये ग्राफ ऐसे का ऐसे ऊपर मूव कर जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसमें कोई मसला है तो ब्रेथ पर मिनट इंक्रीज हो रही है, तो उसका जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और ये इस तरह से ग्राफ शो करेगा। फिर हमारे पास जो सेकेंड टाइप की रेजिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक रेजिस्टेंस। ये थोड़ा ऑपोजिट वर्क करती है, कहता है फास्टर यू ब्रीथ लेस रेजिस्टेंस यू यूज। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली बैठे हुए इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं ना, तो हमारे पास जो लंग है, सॉरी एल्वेलाई है, वो पूरी तरह इन्फ्लेट होता है, उसके बाद वो पूरी तरह डिफ्लेट होता है, और इस तरह से इसे डीफ्लेट से वापस इन्फ्लेट करने पे ज्यादा एनर्जी यूज होगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जो फुली इनहेल लंग है वो जब डीफ्लेट होगा तो वो फुली डीफ्लेट नहीं होगा, क्योंकि आप जो है फास्टर ब्रीथ कर रहे हैं। वो तकरीबन इस कैपेसिटी पे आएगा और वापस वो इनहेल कर जाएगा, तो इस कैपेसिटी से वापस इनहेल करने में ज्यादा एनर्जी यूज होगी। लेकिन अगर आप फास्टर ब्रीथ कर रहे हैं तो वो फुली एक्सहेल नहीं करेगा, थोड़ी बहुत अपने अंदर एयर रखेगा, और वापस उसे इनहेल करने के लिए जो है वो कम वर्क या फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए जो इलास्टिक रेजिस्टेंस है उसके बारे में कहते हैं फास्टर यू ब्रीथ लेस रेजिस्टेंस यू यूज। अगर आप ज्यादा तेजी से ब्रीथ करते हैं तो फौरी तौर पे पूरा एल्वोलाई खाली नहीं होगा, थोड़ी सी एयर अंदर रह जाएगी, और उसे वापस पूरी तरह से इन्फ्लेट करने में उतनी एनर्जी यूज नहीं होगी जितनी ये खाली एल्वोलाई को इन्फ्लेट करने में टोटली एनर्जी यूज होगी। लास्ट पे फिर वो यही बात करते हैं कि इलास्टिक रेजिस्टेंस है, फास्टर यू ब्रीथ लेस रेजिस्टेंस होगी वहां पे, लेकिन एयर फ्लो रेजिस्टेंस ऑपोजिट है इसके, कि स्लोअर यू ब्रीथ लेस रेजिस्टेंस होगी वहां पे। फिर ये नॉर्मल एयर फ्लो रेजिस्टेंस का ग्राफ है जो मैंने आपको पहले बताया। ये इलास्टिसिटी वाला ग्राफ है कि जितना आप तेजी से ब्रीथ करोगे उतनी पावर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम लगेगी, लेकिन एयर फ्लो रेजिस्टेंस में आप जितना तेजी से ब्रीथ करोगे उतनी रेजिस्टेंस जो है ज्यादा यूज हो जाएगी। और इन दोनों को बैलेंस करके ये हमारे पास टोटल जो ग्राफ आता है रेस्पिरेशन पर मिनट विद द वर्क ऑफ ब्रीदिंग, वो इस तरह से आता है, और ये इन दोनों का जो इसका सेंटर होता है वो इन दोनों के क्रॉस से नीचे जाता है, यानी 15 ब्रेथ पर मिनट आ रहा है। मतलब हमारे पास 15 ब्रेथ पर मिनट आ रही है इसमें। मतलब इसमें हमारे पास 15 ब्रेथ पर मिनट आ रही है, इसका ग्राफ जो है इन दोनों को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, यानी वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इस तरह से हो रहा है कि 15 ब्रेथ पर मिनट पे जो हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। और फिर कहता है अगर फॉर एग्जांपल एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये वाला ग्राफ सेम ऐसे का ऐसे ही ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल इलास्टिक रेजिस्टेंस आ जाएगी यानी इंक्रीज हो रही है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। थैंक यू सो मच, ये हमारा लेक्चर था पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन कमेंट्स।